ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पदभार ग्रहण के समय बोले पीएम मोदी, नितिन मेरे बॉस। नितिन नवीन ने भी भरी हुंकार, बोले आने वाले चुनावों में जीत का भरोसा। हमारे लिए राजनीति सत्ता नहीं बल्कि साधना है। इधर ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी ने जांच की। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया था। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ड्राइवर की दरिंदगी, कई बाइक में टक्कर मारी। एक डिलीवरी बॉय को कुचलने की खौफनाक कोशिश की गई। आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी दरिंदगी। रूस में भीषण बर्फबारी से बिगड़े हालात। बर्फ से ढक गई ऊंची ऊंची इमारतें। लोगों ने इमारतों से शुरू की स्लाइडिंग। हालात बेहद खराब हैं। तो तमाम खबरों पर आपको हम जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हैं तो एक बात का यहां प्रण ले लीजिए कि कभी तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दिल दहला देने वाला ऐसा मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पिकअप टेम्पो से जा भिड़ी और इस खतरनाक हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ऐसा जिसको देखकर ही किसी की भी सांसें फूल जाए। तेज रफ्तार का जुनून हंसती खेलती जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ गया। पलक झपकते ही 30 साल के अमन की सांसें थम गई। टक्कर भी इतनी खतरनाक जिससे पीछे से आ रही दूसरी बाइक भी हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से आए और टेम्पो से टकरा गए। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक के टुकड़े दूसरी बाइक के सामने आए और उसमें सवार 2 लोग भी अनियंत्रित होकर दूर जाकर गिरे। इस दौरान पीछे से आई बाइक की रफ्तार भी काफी तेज थी। वो तो इनकी किस्मत थी जो बगल में लगे बिजली के पोल से वो नहीं टकराए। इन दोनों युवकों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। गुजरात के जामनगर में तेज रफ्तार कार के साथ भी बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू होने के बाद कार सड़क किनारे खड़ी हुई बस में जा घुसी। गनीमत रही कि बस से सामान उतार रहा युवक सिर्फ 2 सेकंड पहले वहां से हट गया, वरना जान माल का बड़ा नुकसान संभव था। कार आई और सीधे बस में घुस गई। ऐसे में सोचिए यहाँ सिर्फ 2 सेकंड से चमत्कार हो गया, वरना अगर ये युवक सामान उतार ही रहा होता तो ये कार इसे रौंद डालती। दूसरी बसों की तरह जामनगर के गुरुद्वारा सर्कल पर ये बस रुकी तो उससे यात्री अपना सामान उतार रहा था। जैसे ही वो सामान लेकर आगे बढ़ा, वैसे ही इस कार ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे फौरन लोग निकालने के लिए पहुंचे। हादसे के बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ शिकायत ले ली है। जाहिर है इस पूरी घटना का दोषी कार चलाने वाला व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश से सांड के हमले की एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके में आवारा सांडों ने राहगीरों पर अटैक कर दिया और एक युवक को रास्ते से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। पहले इस युवक को बाइक से गिराया और फिर दोनों सांड युवक पर टूट पड़े। सांड इतने गुस्से में थे कि कोई इनको बचाने तक नहीं जा पाया। दूर से भगाने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों सांड तब तक युवक को कुचलते रहे जब तक उनका मन किया। बेकाबू सांड इतने में ही कहां मानने वाले थे। इसके बाद तो उन्होंने एक युवक के पीछे दौड़ लगा दी। वो बचकर भागा तो सांडों ने नए शिकार का इंतजार किया। फिर आई 2 बाइक, सांड अब उनके पीछे पड़ गया। भैया भैया भैया! सांड तब तक बाइक के पीछे दौड़ा जब तक वो उसके रडार से बाहर नहीं चले गए। बात कर लेते हैं एसआईआर की। देश भर में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पर जांच और पड़ताल हुई। वोटर लिस्ट में कुछ नए नाम जोड़े गए तो कुछ नाम काटे भी गए। जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चली, कई जगह पर इसका विरोध होता रहा, लेकिन राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने एसआईआर प्रक्रिया पर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये है जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ कीर्ति कुमार। दावा है कि ये वार्ड नंबर 13 के बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी से फोन पे बात कर रहे हैं। बीएलओ लोगों से घिरे हैं और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन फर्जी तरीके से किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटेंगे। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही हूँ, एसडीएम मैडम का मुंडे मर रही हूँ मैं, है ना? क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं मुंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ मैं मैडम के सामने।
है ना। और ही कोई BLO उठाओ ले ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। जो आरोप पर सवाल उठ रहे हैं उनके मुताबिक BLO कीर्ति कुमार पर 450 मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम वोटरों को स्थानांतरित दिखाकर उनका नाम काटने की बात कही गई, लेकिन BLO कीर्ति कुमार ने फर्जीवाड़ा करने से इनकार कर दिया। हम स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। दावा यह है कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है क्योंकि SIR की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है इस पर बवाल मच गया है। और बवाल हो भी क्यों ना, जब तक देश भर में SIR की प्रक्रिया चली पूरा विपक्ष इसे एक साजिश बताता रहा। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स के नाम के साथ छेड़खानी की जा सकती है, और वही अब जयपुर से मामला आया तो विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सरकार और प्रशासनिक अमले को निशाना बनाया और दावा किया कि SIR की पोल खुल चुकी है। कि कलेक्टर दबाव में, RO दबाव में, रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में, निर्वाचन अधिकारी दबाव में, और BLO के तो आपने बयान सुन ही लिए। मामला गरमाया तो राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम दत्त सफाई देने आए। कौन दबाव डाल रहा है इस बार, ये तो जांच का विषय है और जांच होकर के उस पर कार्रवाई होगी। खबर मिली है कि BLO कीर्ति कुमार को अफसरों ने कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ABP न्यूज ने भी टीचर कीर्ति कुमार से पूरा मामला जानने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति कुमार बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। प्रेशर बना रहे थे कि आप पूरा मामला तय है, कुछ बोल सकते हैं इस मामले में? कौन थे वो जो आप पर प्रेशर बना रहे थे? आपकी वीडियो भी वायरल है। देखिए, माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है अधिकारी भी उसी के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अधिकारियों से काम करवाने के लिए बीजेपी के एक विधायक ने उन्हें खुलेआम धमकी दी है। रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अधिकारी या तो उनकी सुनेंगे या उनके जूते की। क्यों अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। खुलेआम जूते मारने की धमकी देने वाले धामी सरकार के विधायक पर कांग्रेस ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, इनके सर में सत्ता का नशा चढ़ गया है, जिसका जनता 2027 में जवाब देगी। बताया गया कि वीडियो 1 हफ्ता पुराना है। अब इस भाषण पर विधायक को जवाब देते नहीं बन रहा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक पति हैवान की तरह अपनी पत्नी को पीटता नजर आया। जानकारी के मुताबिक पत्नी का सास ससुर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद झगड़ा सुलझाने की जगह पति अपनी पत्नी को ही जानवरों की तरह पीट रहा था। पति के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने आव देखा न ताव और एक मोटी लकड़ी उठाकर पत्नी पर टूट पड़ा। जालिम पति ने अपनी पत्नी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार पूरी ताकत से प्रहार किया। पत्नी चिल्लाती रही, दर्द के मारे कराहती रही, लेकिन जालिम पति नहीं थका। महिला को बचाने जब बच्ची आई तो वो बच्चे को मारने के लिए भी दौड़ा। पति की भयानक क्रूरता से महिला के हाथ, कमर, सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। हालत ये हुई है कि महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वहीं मारपीट की इस घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और अपने जालिम पति और ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत के बाद अब अथॉरिटी नींद से जागी है। जिस लापरवाह सिस्टम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की तड़पा कर जान ले ली, वही लापरवाह सिस्टम अब नींद से जागा है। बड़े साहब ने छोटे बाबुओं को आदेश दिया है कि नोएडा के हादसे से सबक लो और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लो। ग्रेटर नोएडा के चप्पे चप्पे में फैल जाओ। शहर में जहां भी गड्ढे दिखे उनकी पहचान करो और तुरंत उन गड्ढों को भर दो। सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय SM और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। नोएडा की घटना से सबक लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तो गड्ढे भरने का फरमान सुना दिया है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी अभी भी सुस्त है। ना तो जमीनी एक्शन दिख रहा है, ना तो हादसे से कोई बड़ा सबक लिया गया है। हालांकि सेक्टर 150 में जहां पर युवराज की मौत हुई, वहां NDRF की नाव जरूर दौड़ रही है।
लेकिन सच बात तो यह है कि अगर एनडीआरएफ ने यही नाव हादसे के वक्त दौड़ा दी होती तो 2 घंटे तक मदद मांगने वाले युवराज की मौत नहीं होती। अब भले ही बड़े बड़े दावे हों, बड़े बड़े एक्शन लिए जाएं, लेकिन युवराज तो लौटकर वापस नहीं आ सकता। युवराज को सिस्टम ने मार डाला, लेकिन अब नोएडा पुलिस अपनी इज्जत बचाने में जुटी है। एक्शन हो रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का एक्शन ये हुआ कि युवराज मेहता की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अभय कुमार एमजेड विस्टाउन का मालिक है और उसकी गिरफ्तारी नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने की है। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग और ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है कि हादसा होने के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। अगर पहले ही एमजेड विस्टाउन के मालिक को टाइट किया गया होता और बेसमेंट में भरे पानी को निकलवा दिया गया होता तो हादसा शायद ना होता। और बात सिर्फ युवराज की मौत की नहीं है। युवराज जैसे न जाने कितने लोग हर साल इन गड्ढों की वजह से मारे जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो और भी डराती है। हमने आपके लिए आंकड़े निकाले हैं कुछ। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें इन आंकड़ों के मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में साल 2023 में गड्ढों की वजह से 2632 घटनाएं हुई थी। इन गड्ढों में गिरने की वजह से साल 2023 में उत्तर प्रदेश में 1320 लोगों की जान चली गई, जबकि 2017 लोग जो हैं वो घायल हुए थे। अब पूरे देश की बात की जाए तो आंकड़े और ज्यादा डराते हैं। साल 2023 में गड्ढे के कारण देश भर में कुल 5840 सड़क हादसे हुए थे और इन हादसों में कुल 2161 लोगों की जान गई, जबकि गड्ढे किस कारण हुए? सड़क हादसे में कुल 5309 लोग घायल हुए थे। आपको यहाँ ये जानकर भी हैरानी होगी कि देश में इन गड्ढों के कारण हर रोज 16 सड़क हादसे होते हैं और हर रोज गड्ढों की वजह से करीब 6 लोगों की जान चली जाती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में दहेज मांगने वालों को एक गांव के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। गांव वालों ने दहेज मांगने वाले परिवार के लड़कों के पोस्टर लगा दिए। गांव के लोगों ने उन कुंवारे लड़कों के पोस्टर लगाए हैं जिन्हें दुल्हन की तलाश है, लेकिन ये पोस्टर किसी मदद के लिए नहीं बल्कि उन लड़कों पर तंज कसने के लिए किया गया जिनकी तस्वीरें पोस्टर में लगी हैं। वो रिश्ता लेकर आने वालों से दहेज मांगते थे। ज्यादा दहेज के लालच में आज तक ये जो लड़के हैं वो कुंवारे ही रह गए, इनकी शादी नहीं हुई है। अब गांव के लोगों ने इन लड़कों की तस्वीरों का पोस्टर लगाकर चेतावनी दी है। कहा है कि अगर गांव का कोई और व्यक्ति इनकी तरह दहेज देने पर जोर डालेगा और उनका नाम और फोटो भी इसी तरीके से बैनरों में लगा दिया जाएगा। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के चलते केरल के कुवांगड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गलत लेन में गई कार एक डीसीएम से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार आई और गलत लेन में डीसीएम से टकरा गई। कार सीधी जा रही थी लेकिन अचानक ही वो डीसीएम वाली लेन में घुस गई। टक्कर के बाद कार करीब 15 फीट पीछे आकर ई रिक्शा से भी टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कार ड्राइवर को नींद आ गई थी और उसी वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में सड़क पर चले तो नींद पूरी करके, क्योंकि हादसा किसी मौके का इंतजार नहीं करता। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बीजेपी की कमान आज से 45 साल के नितिन नबीन संभालेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में नितिन नबीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। सभी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नबीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। हार्दिक बधाई देता जैसे ही नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ, बीजेपी का पार्टी मुख्यालय तालियों से गूंज उठा। नितिन नबीन तुरंत कुर्सी से खड़े हुए, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का झुककर अभिवादन स्वीकार किया। नितिन नबीन के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही दोनों वरिष्ठ नेता लगातार ताली बजाते रहे। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो, नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। नितिन नबीन की ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई भी दी। मैं आदरणीय
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी अब नितिन नबीन के ही कंधों पर है। नितिन नबीन जैसे युवा नेता को संगठन की कमान सौंपना ये बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर अपना फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने भी नितिन नबीन को अपना बॉस बताया और खुद को एक कार्यकर्ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को सिर्फ अपना बॉस भर नहीं बताया, बल्कि पार्टी के संस्कारों को भी सामने रखा और बताया कि अब सब कुछ नितिन नबीन के ही कंधों पर है। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साफ है कि बीजेपी अब 2029 और उसके बाद की तस्वीर देख रही है और यही वजह है कि 45 साल के नितिन नबीन पार्टी के सर्वेसर्वा बनाए गए हैं। नितिन नबीन ने पार्टी संगठन की बागडोर संभालते ही युवाओं को राजनीति में आने का खुला ऑफर देकर साफ कर दिया कि पीएम मोदी ने बीजेपी के भविष्य के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसे लेकर वो सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का खाका भी उनके पास है। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। अगले कुछ सालों तक बीजेपी में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ अब नितिन नबीन ही तय करेंगे और इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें बहुत अच्छे से है। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। नितिन नबीन भविष्य का खाका खींच रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों पर ताली बजा रहे थे। नितिन नबीन भी जानते हैं कि ये ताज कांटों भरा है क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। आज दिन जश्न का था, लेकिन नितिन नबीन ने जश्न से ज्यादा जिम्मेदारियों पर बात की और बता दिया कि वो पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से ये तय हो गया कि बीजेपी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और अब नितिन नबीन को लेकर भी यही बात कही जा रही है। 26 साल की उम्र में विधायक, लगातार चुनावी जीत और अब सीधे सबसे बड़ी राजनीतिक दल के बॉस। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बार फिर जश्न मना। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद मिठाइयां बटी। जश्न सिर्फ दिल्ली में नहीं, उस बिहार में भी मना जहां से नितिन नबीन जुड़े हुए हैं। पटना में आतिशबाजी हुई, मिठाई बटी और कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। नवादा जिले के अमवा गांव में भी जश्न मना। ये नितिन नबीन का पैतृक गांव है। यहाँ फूलों की बारिश हुई, भव्य कार्यक्रम हुआ और ऐसा लगा कि दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही हो। अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से आ रही है, जहां प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में ही सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। इससे पहले बहराइच मेडिकल कॉलेज से जुड़ी जमीन पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जा चुकी है। अब आपको एक सावधान करने वाली खबर। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि चोरों ने जिस जगह को घटना के लिए चुना, आमतौर पर वहां घुसकर चेन छीनना आसान नहीं। ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बदमाश उतरे और चंद सेकंड में चेन छीनी और फरार हो गए। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले महिला का पीछा किया। जैसे ही महिला अपार्टमेंट में घुसी, एक बदमाश ने उसके पीछे पीछे अपार्टमेंट में एंट्री ली। महिला जैसे ही बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लुटेरे ने पीछे से आकर उस पर हमला बोल दिया। तेजी से चेन छीनी और बाहर की तरफ भागा। बाहर बाइक तैयार खड़ी थी। महिला चिल्लाते हुए उसके पीछे भी भागी।
काफी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश तेजी से भाग निकले। घटना चौंकाने वाली है, क्योंकि बदमाशों ने अपार्टमेंट में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो कि बताता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम से स्कॉर्पियो सवार की गुंडई का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए। घटना सेक्टर 93 के हयातपुर इलाके की है, जहां स्कॉर्पियो सवार ने जमकर उत्पात मचाया है। और ये तब हुआ जब कुछ फूड डिलीवरी बॉय अपने ऑर्डर रेडी होने का इंतजार कर रहे थे। तभी काली स्कॉर्पियो आई और डिलीवरी बॉय की बाइक में टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर के बाद स्कॉर्पियो सवार वापस आया और फिर बाइक में टक्कर मार दी। वहां खड़े डिलीवरी बॉय कुछ समझ पाते इससे पहले स्कॉर्पियो सवार ने फिर अपनी गाड़ी घुमाई और तीसरी बार बाइक में जोरदार टक्कर मारते हुए चला गया। वहां मौजूद डिलीवरी बॉय सहम गए। वो अपनी अपनी बाइक हटाकर सुरक्षित जगह पर रखने लगे। कुछ डिलीवरी बॉय ने कार चालक को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। स्कॉर्पियो चालक की गुंडई यहां खत्म नहीं हुई। बाइक को बार बार टक्कर मारने के बाद वो फिर से लौटा और इसके बाद जो उसने किया उसे देखकर लोगों का दिल दहल गया। क्योंकि स्कॉर्पियो तेजी से आई और इस बार बाइक को नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। इस बार बाइक को नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। इसके बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी को पीछे लेकर दोबारा उसे कुचलने की कोशिश की। डिलीवरी बॉय चीखता रहा, लेकिन आरोपी चालक को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। स्कॉर्पियो सवार ने उस पर कई बार गाड़ी चढ़ाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि गली में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान लगाए गए पोस्टर्स की खूब चर्चा हो रही है। पोस्टर का हवाला देते हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 2027 में फिर साथ आएंगे यूपी के दो लड़के। पोस्टर में राहुल और अखिलेश को क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा है पीडीए रक्षक। यही नहीं, 2027 और 2029 में इंडिया के कप्तान भी घोषित किया गया है। निश्चित तौर पे हम समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाएंगे और 27 में सरकार बनाने के बाद हम लोग सीधे दिल्ली पे काम करेंगे और देश में सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान रायबरेली प्रीमियर लीग के मैच को देखा और वहां पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके बाद मनरेगा चौपाल में शामिल होकर मनरेगा मजदूरों से बातचीत की। इसी दौरान दिल्ली में पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। देश के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्षी पार्टियां जहां प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। एक दिन पहले भी पाल समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। साथ ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच क्षतिग्रस्त मूर्तियों का वीडियो बनाने वाले शिवम शर्मा ने एबीपी न्यूज से बात की। उन्होंने साफ दावा किया कि उनका वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है। मैंने वहाँ देखा कि मूर्ति टूटी है, कई लोग उस पर से चढ़ के जा रहे हैं। मैंने पोस्ट कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज के युग में है। हालांकि शिवम शर्मा ने वीडियो पर राजनीति करने वाले लोगों को भी निशाने पर लिया। लोग कहते हैं कि आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, लेकिन इन गाड़ियों पर भरोसा करें तो कैसे करें। महाराष्ट्र के सोलापुर में ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक से आग लग गई। स्कूल से बेटी को वापस लाने के लिए खड़े व्यक्ति के इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगने लगी। आग बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उस व्यक्ति की बेटी भी स्कूल से आई और स्कूटर पर बैठ गई। किस्मत अच्छी थी, बगल से गुजर रही महिला ने तुरंत उस शख्स को आग के बारे में बताया और वो स्कूटर से दूर हुआ।
बाद में पानी डालकर आग बुझाई गई। अब यहाँ तो सतर्कता से जान बच गई, वरना ऐसी आग किसी को बिन मौत मार भी सकती है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। तीसरे दिन भी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर पालकी में बैठे रहे। उनकी मांग है कि प्रशासन के अधिकारी उनके पास आए और सम्मान पूर्वक उन्हें गंगा स्नान कराए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि वो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे थे, इसलिए प्रशासन ने रोका। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को पालकी पर सवार होकर गंगा स्नान करने जाने से रोक दिया था। प्रशासन ने उन पर बिना अनुमति के पालकी पर सवार होकर संगम तक जाने और बैरिकेड तोड़ने का आरोप लगाया था, जबकि शंकराचार्य ने दावा किया था कि पुलिस ने न सिर्फ संतों को पीटा बल्कि उन्हें घसीटा भी। और इस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। मेला प्राधिकरण ने अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य लिखना गलत है। पट्टाभिषेक के बगैर शंकराचार्य की उपाधि का प्रयोग गलत है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पट्टाभिषेक पर रोक लगाने का जिक्र किया गया। शंकराचार्य लिखना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? दरअसल कुछ संतों ने पट्टाभिषेक पर आपत्ति जताई। उन पर गलत दावे से खुद को उत्तराधिकारी बताने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अक्टूबर 2022 में पट्टाभिषेक पर अंतरिम रोक लगाई गई। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं मेला प्रशासन के नोटिस पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। भुवनेश्वर में आधी रात को जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब वहां आग ने कोहराम मचाया। रात करीब 2 बजे यूनिट 1 मार्केट में ऐसी भयानक आग लगी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग के दानव ने बाजार की 50 दुकानों को एक साथ घेर लिया। लगा चलते पूरा मार्केट दुकानें धू कर जली तो दुकानदार अपनी रोजी रोटी को जलता देख चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं आई तो कुछ दुकानदार खुद ही बाल्टी डिब्बे लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन उनकी ये मेहनत काम नहीं आई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, इन 50 दुकानों के अंदर रखा करीब 2 करोड़ का माल जलकर स्वाहा हो चुका था। दुकानदार देर शाम को ही दुकान बंद कर अपने घर गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ऐसी तबाही मचेगी कि उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वाराणसी के घनी आबादी वाले दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके लिए वहां करीब 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई। वाराणसी के दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण जो कार्य है उसमें और तेजी देखी जा रही है। इसके बावजूद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें वहां से हट जाने की अपील की। यहाँ पर अनावश्यक लोग इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाएं, आप लोग करते रहें। भीड़ हटाने के बाद नगर निगम की टीम ने 6 मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस अभियान से काशी विश्वनाथ मंदिर के मार्ग को चौड़ा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशें अब कई देशों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। उस तस्वीर के अंदर एक तस्वीर अब 3 देशों को डरा रही है। ट्रंप के ऑफिस में लगी इस तस्वीर में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पहले से पड़े हुए हैं।
अब उन्होंने एक AI से बनाई हुई तस्वीर पोस्ट की जिसमें ट्रंप को ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका का झंडा लगाते हुए दिखाया गया। अब ये दादागिरी है या अमेरिका की कूटनीति, दुनिया इसी पर बहस कर रही है। मुंबई के कुर्ला इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की सड़क पर बेरहमी से पिटाई हो गई। इस हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं। मामूली से विवाद में सड़क पर ऐसा फसाद हो गया जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से दे मारा। पिटाई करने का आरोप सड़क पर फेरी लगाने वालों पर लगा के बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का फेरी वालों से दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ी कि फेरी वालों ने लात, घूंसे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सड़क पर जाम लग गया, लेकिन हमलावर थे जिन्होंने जब तक चाहा तब तक पीटा। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इसकी आड़ में भारत में कुछ धोखेबाज भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसे सपने दिखा रहा है कि आप कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप देखने जाएंगे और आपको वहां नौकरी भी मिल जाएगी, तो जरा सावधान हो जाइएगा। खुलासा यह हुआ है कि पंजाब समेत कुछ दूसरे राज्यों में ट्रैवल एजेंट लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को यह कहकर फंसाया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप देखने के नाम पर उन्हें खास फीफा वीजा मिल जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस वीजा को लेकर लोग कनाडा में 5 साल तक रह सकते हैं या फिर सेटल हो सकते हैं। ऐसे फर्जी वीजा 2 लाख से 3 लाख रुपए तक में बेचे जा रहे हैं और कई लोग इस धोखाधड़ी का शिकार भी हो चुके हैं। कनाडा सरकार ने यह साफ कर दिया कि इस तरह का कोई भी फीफा वीजा उपलब्ध नहीं है। जो भी कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप देखने जाएगा तो विजिटर वीजा पर ही आएंगे, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई झूठ बोलकर वीजा अप्लाई करता है तो 5 साल तक उसकी कनाडा में एंट्री बैन हो सकती है। नोएडा में इंजीनियर की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर। पानी में डूबी हुई कार को निकाल लिया गया है। इंजीनियर युवराज की कार को पानी से निकाल लिया गया है। तो लगातार इस मामले में जो डूबी हुई थी कार, उसे निकालने के प्रयास किए जा रहे थे और अब फिलहाल उसे निकालने की खबर सामने आ रही है। इंजीनियर युवराज जो डिवाइडर से टकराकर जिसकी कार गड्ढे में भरे हुए पानी में डूब गई थी, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कितनी मशक्कत के साथ युवराज को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसकी कार को अब बाहर निकाला गया है। इंजीनियर युवराज जिसके डूबने के बाद सिस्टम और उसकी लापरवाही पर कई सवाल खड़े हुए। शुक्रवार को यह घटना घटी थी, बीती रात जब यह हादसा हुआ और युवराज की कार उस गड्ढे में गिर गई और उसने वहां से अपने पिता को इस बात की जानकारी दी और बचा लेने की गुहार लगाई। 2 घंटे तक युवराज उस कार के ऊपर बैठा रहा, मदद की इंतजार करता रहा, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया और जब तक युवराज को बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम गई थी। और तस्वीरें आपके सामने हैं इंजीनियर युवराज की कार को किस तरीके से यहां क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया है। और एक बार फिर से आपको तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर बताते हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें पानी में जो कार डूबी थी उस कार को अब जाकर बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है क्रेन के जरिए किस तरह से बहुत मुश्किल से, और उस कार की हालत देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी कार की छत पर बैठकर इंजीनियर युवराज ने 2 घंटे तक मदद का इंतजार किया था। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एनडीआरएफ की टीम ने युवराज की कार को रिकवर कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह करीब 12 बजे जो एनडीआरएफ की टीम थी वो यहां पर पहुंची थी और नीचे गाड़ी को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। 2 घंटे बाद गाड़ी लोकेट हुई और उसके बाद अब आप जब तस्वीरें देख रहे हैं तो 6.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब जो युवराज की कार है उसे रिकवर किया गया है। लेकिन कार को रिकवर करने में आखिरकार 4 दिन क्यों लग गए? तस्वीरें आप युवराज की कार को देख रहे हैं और ये वो कार है जिसमें युवराज बैठा हुआ था और तेजी से यहाँ इस जो जगह पर पानी भरा हुआ है कार यहाँ चली गई थी। और 4 दिन बाद आखिरकार प्रशासन जागा, प्रशासन की नींद खुली और उसके बाद अब इस कार को रिकवर किया गया है। लेकिन ये मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जिस वक्त युवराज अंदर था तब
उसको क्यों नहीं बचाया जा सका। प्रशासन की जो टीमें थी वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी, यहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद थी, इसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच चुकी थी। 2 घंटे तक युवराज गाड़ी की छत के ऊपर बैठा रहा, अपने मोबाइल की लाइट जलाता रहा और वो चीखता रहा कि उसे बचाओ, लेकिन कोई भी जो शख्स था वो उसको बचाने के लिए नहीं उतरा। प्रशासन की एक घोर लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। युवराज बच सकता था, 2 घंटे का पूरा समय था, लेकिन वो नहीं बच पाया। तो ये जो मौत है अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और उन सवालों के जवाब अब एसआईटी की टीम तलाश रही है। अब देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में सामने क्या निकल करके आता है। कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, नोएडा। पूर्व WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब के तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खली ने कहा कि राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदार ने जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि पावंटा साहिब में राजस्व के जुड़े मामलों में खुलेआम मनमानी हो रही है। द ग्रेट खली ने आरोप लगाया कि पावंटा साहिब में तहसीलदार मनमानी कर रहे हैं, जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को भूमिहीन किया जा रहा है। अधिकारी खुद को संविधान से ऊपर समझ रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है मतलब कि गुरु पीरों की धरती कि ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।